हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। सिंप्लीफाई लॉ में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम स्टडी करने जा रहे हैं फैमिली लॉ का एक टॉपिक जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ। सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ की वीडियो ऑलरेडी आपको फैमिली लॉ की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, उसमें अवेलेबल है। उसके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कॉमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन, सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ। ओके तो सबसे पहले देख लेते हैं ओरिजिन ऑफ मुस्लिम लॉ। देखिए, मुस्लिम लॉ या इस्लामिक लॉ जो है ये ओरिजिनेट, ऐसे माना जाता है कि ये ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम द डिवाइन, यानी कि इसे एक डिवाइन स्टेटस दिया गया है एंड नॉट लाइक द मैन मेड लॉज दैट आर पास्ड बाय द लॉ मेकर्स। यानी कि ये मैन मेड लॉ नहीं है, लॉ मेकर्स द्वारा बनाया गया हुआ कोई लॉ नहीं है, ये एक डिवाइन लॉ है। ठीक है, इसे डिवाइनिटी का स्टेटस दिया गया है। इस्लाम सिग्निफाइज सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड एंड मीन्स पीस, प्योरिटी, साल्वेशन एंड ओबीडियंस। यानी इस्लाम जो है इसका ये मतलब है कि जो भी विल है, गॉड की जो भी विल है या गॉड की जो इच्छा है उसे अपनी इच्छा, अपनी लाइफ सबमिट करना। ठीक है, और साथ ही में इस्लाम जो है ये पीस, प्योरिटी, ओबीडियंस, ठीक है, साल्वेशन, नॉन वायलेंस, इन सभी चीज़ों पर बिलीव करने वाला धर्म है। देखिए, मुस्लिम्स बिलीव दैट देयर इज़ ओनली वन गॉड, दैट इज़ अल्लाह। यानी मुस्लिम्स जो है, मुस्लिम कम्युनिटी जो है ये एक ही गॉड पर बिलीव करती है और वो है अल्लाह। The traditional Islamic law or Islam's legal system is well known as Sharia. It is an Arabic word which in the literal sense is referred to as the way. देखिए, ट्रेडिशनल इस्लामिक लॉ या जो इस्लामिक लीगल सिस्टम है हम कह सकते हैं, इसे कहा जाता है शरिया। ठीक है, या फिर शरीयत कहा जाता है। ये एक अरेबिक वर्ड है बेसिकली। अगर इसका लिटरल सेंस में मीनिंग देखें तो इसका ये मतलब है कि ये बेसिकली एक रूल्स और रेगुलेशंस है, एक ऐसा लॉ है जो इंसानों को या इंसानों की ज़िंदगी को रेगुलेट करता है कि हमें दुनिया में कैसे रहना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। अपनी लाइफ को रेगुलेट करने का काम ये शरिया या शरीयत में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन है ये करता है। सो शरिया इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम अल्लाह एंड दैट इज़ द रीज़न दैट मुस्लिम्स कंसिडर इट एज अ होली एंड डिवाइन। ओके, मुस्लिम कंसिडर्ड इट अ वर्ड ऑफ गॉड, यानी कि शरिया या शरीयत, इसे मुस्लिम्स कहते हैं कि ये गॉड का वर्ड है। ठीक है, उसके अंदर लिखा हुआ हर एक शब्द ये गॉड से आया है, इसीलिए हमें उसे मानना मैंडेटरी है। ठीक है, जो क्या करता है, ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलेट करने का, इवैल्यूएट करने का काम करता है। और अगर हम इसे प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे तो ही मैनकाइंड का क्या होगा, वेलफेयर होगा। और ये बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, यानी मैनकाइंड के बेनिफिट के लिए बनाया गया है। बेसिकली द शरिया इज ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम द प्रॉफिट मोहम्मद्स प्रिंसिपल एंड बाय सम ऑफ द मुस्लिम लीगल स्कॉलर्स हु इंटरप्रेटेड हिज टीचिंग्स। यानी ये जो शरिया है इसके अंदर जो भी मेंशन किए हुए जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी रूल्स हैं, ये कहाँ से डिराइव किए गए हैं, तो डेफिनेटली प्रॉफिट मोहम्मद जो हैं उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके जो टीचिंग्स हैं उनसे डिराइव हुए हैं। और साथ ही में जो भी मुस्लिम लीगल स्कॉलर्स हैं, जो भी मुस्लिम लीगल नॉलेजेबल जुरिस्ट हैं, उनकी जो भी टीचिंग्स हैं उनसे डिराइव किए गए हैं। फॉर मुस्लिम्स द कुरान इज़ द ओनली डिस्क्लोज्ड बुक ऑफ अल्लाह। तो बेसिकली कुरान एक ऐसी किताब है या हम कह सकते हैं एक ऐसा सोर्स है जो अल्लाह ने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए दिया है। उन्हें उस कुरान को या ये जो किताब है, ये जो सोर्स है, इसे फॉलो करना मैंडेटरी है। इसमें जो कुछ भी चीज़ें हैं ये मुस्लिम कम्युनिटी की भलाई के लिए हैं बेसिकली। ठीक है, चलिए सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ देखते हैं जो कि हमारा आज का ये टॉपिक है। देखिए, दो तरह की सोर्सेस हैं, प्राइमरी सोर्सेस एंड सेकेंडरी सोर्सेस। प्राइमरी सोर्सेस जो हैं उनमें 4 सोर्सेस आते हैं, कुरान, द सुन्नत यानी कि द वे ऑफ प्रॉफिट। इसमें प्रॉफिट बताते हैं, जैसे कि प्रॉफिट की जो भी टीचिंग्स हैं वो जो कहते हैं, वो जिस तरह से बिहेव करते हैं, ठीक है, उन्होंने जिस तरह से अपनी ज़िंदगी जी है,
मुस्लिम कम्युनिटी को कोशिश करनी है कि हम उनकी राह पे, उन्होंने जो हमें रास्ता दिखाया है, उन्होंने जो राह दिखाई है उस पे चलने की कोशिश करना है। द इज़्मा कंसेंसस ऑफ इस्लामिक स्कॉलर्स, यानी कि देखिए अब ये इज़्मा क्या है, कियास क्या है, ये हमें आगे डेफिनेटली समझ आने ही वाला है। तो ये हैं 4 प्राइमरी सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ: कुरान, सुन्नत, इज़्मा एंड कियास। अदर सेकेंडरी सोर्सेस आर जुडिशियल डिसीजंस, कस्टम्स एंड लेजिस्लेशन। तो ये मॉडर्न सोर्सेस हैं, ये कहेंगे तो गलत नहीं होगा। चलिए प्राइमरी सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं कुरान के ऊपर। देखिए द वर्ड कुरान इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड कुर्रा विच मीन्स टू रीड। ठीक है, एवरी वर्ड ऑफ कुरान इज़ द वर्ड ऑफ गॉड, यानी कि कुरान का हर एक शब्द ये क्या है, वर्ड ऑफ गॉड है, जो कि गॉड ने यानी कि अल्लाह ने किसे कम्युनिकेट किया है, प्रॉफिट मोहम्मद को कम्युनिकेट किया है थ्रू एंजल जिब्राइल फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड एट डिफरेंट टाइम्स, प्लेसेस एंड सिचुएशंस ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 609 to 632 AD, यानी कि 23 साल तक। देखिए बेसिकली यहाँ पे ये कहने की कोशिश की है कि कुरान के अंदर जो कुछ भी वर्ड्स मेंशन है, जो कुछ भी उसमें कहा गया है, ये अल्लाह ने बताया है, प्रॉफिट मोहम्मद को बताया है, किसके थ्रू, तो एंजल जिब्राइल के थ्रू बताया है। ठीक है, बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड के लिए बहुत समय, मतलब समय समय पर बताया है, जगह जगह पर बताया है, अलग अलग सिचुएशंस में बताया है। 609 से लेकर 632 AD तक, यानी कि 23 साल तक बताया है। ओके, द होल बॉडी ऑफ द कुरान वॉज गिवन टू द वर्ल्ड इन स्मॉल इनकम्प्लीट पार्ट्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द प्रॉफिट। तो ये छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे इनकम्प्लीट पार्ट में बताया गया है प्रॉफिट मोहम्मद को। तो इसीलिए हम जो कुरान है ये प्रॉपरली ऐसे कंपाइल्ड नहीं है या अरेंज नहीं है प्रॉपर फॉर्म में। ओके, तो ये जो कुरान है ये स्ट्रक्चर्ड है इन अरेबिक एंड इट कंसिस्ट ऑफ 114 चैप्टर्स, जिसे सूरास कहा जाता है। ये जो सूरास हैं इसके अंदर 6666 वर्सेस, जिसे आयत कहा जाता है, ये उसके अंदर मौजूद है। एंड द टोटल नंबर ऑफ 77,934 वर्ड्स उसके अंदर हैं। तो इन वर्सेस के आउट ऑफ 200 जो हैं ये डील करते हैं विद द लीगल प्रिंसिपल्स, जैसे कि मैरिज, मेंटेनेंस, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस एक्सेट्रा। इन चीज़ों के बारे में जो भी लीगल प्रिंसिपल्स हैं, जो कुछ भी रूल्स हैं, किस तरह से इन टॉपिक्स को, इन मैटर्स को हमें डील करना है, ये बताया गया है। देखिए आज हम इन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, नए नए लॉज ला रहे हैं, नए नए विचारधारणाएँ अलग अलग इंसानों की अलग अलग होती है, वैसे डेवलप हो रही है। लेकिन इन चीज़ों पर देखिए ना, मैरिज, इनहेरिटेंस, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, मेंटेनेंस, इन सभी चीज़ों के बारे में कितने सदी पहले ही, कितने साल पहले ही ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। द कुरान वॉज डिस्क्लोज्ड ओवर 2 पीरियड्स विच आर मक्का एंड मदीना। तो यहाँ पे इन दोनों जगहों पर या इन दोनों पीरियड्स में क्या किया है, कुरान को डिस्क्लोज किया गया है। देखिए द वर्ड्स ऑफ द कुरान इज़ डिवाइन इन नेचर, इट कैन नॉट बी अमेंडेड। कुरान को आप अमेंड नहीं कर सकते हो, रिवाइज नहीं कर सकते हो, मॉडिफाई नहीं कर सकते हो बाय एनी इंस्टीट्यूशन और ह्यूमन एजेंसी। द सैक्रेड बुक हैज़ बिन ट्रांसलेटेड, कुरान को कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी डेफिनेटली किया गया है। देखिए इन आगा मोहम्मद जाफ़र वर्सेस कुलसुम बीबी 1895 के केस में क्या कहा गया है कि कुरान को है जो, मतलब कुरान को बिल्कुल भी आप अल्टर नहीं कर सकते हो, उसे चेंज नहीं किया जा सकता। इवन द कोर्ट ऑफ लॉ हैव नो अथॉरिटी टू चेंज द अपरेंट मीनिंग ऑफ द वर्सेस एज इट डज नॉट हैव एनी अर्थली ओरिजिन, बट व्हेनेवर द कुरान वाज साइलेंट ऑन एनी पर्टिकुलर मैटर, गाइडेंस हम किससे ले सकते हैं, सुन्नत से ले सकते हैं। ठीक है, अब ये सुन्नत क्या है, सुन्नत का जिक्र आया है तो चलिए सुन्नत भी पढ़ लेते हैं। देखिए द सुन्नत इज़ ऑल्सो नोन एज हदीस और सुन्ना, इट इज़ द ट्रेडिशंस ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद। ठीक है, ये प्रॉफिट मोहम्मद की टीचिंग्स हैं, ये प्रॉफिट मोहम्मद के ट्रेडिशंस हैं जो हदीस में मेंशन है, जिसे सुन्ना कहा जाता है। द टर्म सुन्नत मीन्स अ प्रोसीजर, द ट्रोडन पाथ और अ वे ऑफ एक्शन। तो बेसिकली सुन्नत में प्रोसीजर बताई गई है, एक प्रोसीजर है कि हमें अपने लाइफ को कैसे, किस वे में ले जाना है, या अपनी खुद को, अपनी ज़िंदगी को कैसे ट्रीट करना है। बेसिकली देखिए लॉ में हम अभी पढ़ रहे हैं कि सब्सटैंटिव लॉ होता है, प्रोसीजरल लॉ होता है ना। तो सब्सटैंटिव लॉ में बताया होता है जो भी प्रॉपर
लॉ क्या एप्लीकेबल होगा इस एक पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए एंड ऑल राइट। तो उसका प्रोसीजर जो है, ठीक है, वो किस में बताया होता है, प्रोसीजरल लॉ में बताया होता है। तो डेफिनेटली कुछ इसी तरह का है यहाँ पे भी, सुन्नत में भी क्या है, एक तरह की प्रोसीजर बनाई गई है, वे ऑफ एक्शन बताया गया है, लाइफ को रेगुलेट करने की एक प्रोसीजर बताई गई है। कुरान कंसिस्ट ऑफ द वर्ड्स ऑफ अल्लाह, बट ऑन द अदर हैंड सुन्नत जो है इंडिकेट सम प्रेसिडेंट्स, एक्ट्स, लैंग्वेजेस एंड द प्रैक्टिस ऑफ द प्रॉफिट। यहाँ प्रॉफिट मोहम्मद की प्रॉफिट मोहम्मद का वे ऑफ लाइफ बताया गया है, उनके ट्रेडिशंस, उनकी ज़िंदगी जीने की एक तरीका जो भी है वो यहाँ पे बताया गया है। वॉट एवर द एक्शंस ऑफ द प्रॉफिट वर और द प्रॉफिट सेड और डिड वॉज कंसिडर्ड एज अ ट्रेडिशन। यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद की जो भी एक्शंस थे, जिस तरह से वो करते थे, जिस तरह से वो बोलते थे, जो भी उन्होंने किया है, उसे एज अ ट्रेडिशन करके फॉलो करती आई है मुस्लिम कम्युनिटी। द ट्रेडिशंस ऑफ सुन्ना कंप्राइजेस ऑफ सुन्नतुल फ़ैल, सुन्नतुल तकरीर, सुन्नतुल कॉल। देखिए, समटाइम्स प्रॉफिट जो है गेव हिज ओपिनियन और आफ्टर कंसल्टिंग विद सम ऑफ हिज ओपिनियंस, यानी कि प्रॉफिट क्या करते थे, अपना ओपिनियन देते थे, ठीक है, या फिर जो भी उनके कंपेनियंस हैं, जो भी उनके फॉलोवर्स हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, उनसे कंसल्ट करके जो कुछ भी ओपिनियन देते थे, वर्डिक्ट्स देते थे, ठीक है, उन्हें डिवाइन माना जाता है, उन्हें डिवाइन ऑथोरिटी है। ये सब चीज़ें हमें सुन्नत में देखने मिलेंगी। ही वॉज कंसिडर्ड एज अ रोल मॉडल्स, ठीक है, उन्हें एक रोल मॉडल की तरह माना जाता था। बाकी के जो भी उनके कंपेनियंस हैं, जो लोग हैं, उनसे इंस्पायर्ड होके वो जो चीज़ें करते थे उन्हें फॉलो करने की। हाँ, उनके बराबर से हम कभी भी नहीं आ सकती है, मतलब जो लोग हैं, लेकिन डेफिनेटली उनकी तरह से थोड़ा बहुत बिहेव करने की कोशिश लोगों ने की है, उन्हें रोल मॉडल मान के, या फिर अब भी करते हैं। दिस वॉज नोन एज सुन्नतुल फ़ैल, विच मीन्स वॉट एवर ही डिड बाय हिमसेल्फ। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें मतलब जो भी है लोगों ने उनकी तरह एक्ट करने की कोशिश की है, विच वर इन अकॉर्डेंस विद द कुरान। डेफिनेटली द एक्ट्स ऑफ द पीपल विच ही अलाउड विदाउट ओपनली एक्सप्रेसिंग इन कंसेंट थ्रू वर्ड्स वर नोन एज सुन्नतुल तकरीर। ठीक है, सुन्नतुल तकरीर यानी कि जो भी एक्ट्स हैं पीपल के, जो प्रॉफिट मोहम्मद ने अलाउ किए हैं, ठीक है, बिना अपनी कंसेंट से एक्सप्रेसली एक्सप्रेस करते हुए, लेकिन अपने वर्ड्स के थ्रू, अपने जो भी उनकी फ़िलॉसफ़ी है उसके थ्रू, तो उसे सुन्नतुल तकरीर कहा जाता है। ऑल द एन्जॉयड वर्ड्स एंड द प्रिसिप्ट्स ऑफ द प्रॉफिट वर नोन एज सुन्नतुल कॉल। ओके, चलिए अभी इज़्मा पढ़ लेते हैं। देखिए, इज़्मा इज़ अ कंसेंसस विद इन मुस्लिम जूरिस्ट ऑन अ पर्टिकुलर लीगल इशू। इन अ सिंपलर वर्ड्स, देखिए इज़्मा का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। इस टॉपिक पे क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं एग्जामिनेशन में। अगर एग्ज़ाम में सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ करके अगर आपको क्वेश्चन आता है बिना किसी हेजिटेशन या झिझक के, जैसे मैंने इस पीपीटी में या फिर इस वीडियो में प्रोवाइड किया है, बिल्कुल उसी तरह से एग्जैक्ट वे में अगर आप लिखेंगे भी ना, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। डेफिनेटली बिल्कुल भरोसा रख सकते हैं आप मुझ पर। चलिए, in simple words, when Quran and the other traditions were not able to provide any rule of law for a particular problem, the jurists unanimously gave their decision and this was referred to as a ijma। यानी कि देखिए, अगर किसी तरह का मैटर है या कोई प्रॉब्लम है, तो उस पर अगर कुरान या फिर जो भी अदर ट्रेडिशंस हैं वो सही तरीके से रूल ऑफ लॉ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, या सही तरीके से जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं, या कहीं पे लैक हो रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या किया जाता है, जो भी जुरिस्ट हैं, ठीक है, जो भी नॉलेजेबल मुस्लिम जुरिस्ट या पर्सनालिटीज़ हैं, वो क्या होंगे, वो एक साथ आएंगे, सोच विचार करके यूनानिमसली एक डिसीजन लेंगे, उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे जो हम कह सकते हैं नॉलेजेबल जुरिस्ट जो हैं, जब एक साथ आते हैं और यूनानिमसली सोच के जो एक डिसीजन पे पहुंचते हैं, उससे कहा जाता है बेसिकली इज़्मा। ठीक है, दोज पीपल हु हैड मच नॉलेज एंड लर्निंग अबाउट द लॉ, ठीक है, जो कि नॉलेजेबल हैं मुस्लिम लॉ के बारे में, शरीयत के बारे में, इन सभी चीज़ों में उन्होंने महारत हासिल कर रखी है, ऐसे जो भी विद्वान हैं उन्हें कहा जाता है मुज्ताहिद्स, यानी कि जुरिस्ट। ओके, द इज़्मा डिराइव्स इट्स पावर एंड अथॉरिटी फ्रॉम बोथ द कुरान एंड सुन्नत। ओके, तो इज़्मा जो है, इससे एक हम कह सकते हैं एक लीगैलिटी मिली है, एक फॉर्मल अथॉरिटी मिली है, किसके थ्रू, तो इन्होंने अपनी जो पावर है इज़्मा ने, ये डिराइव की है फ्रॉम द कुरान एंड द सुन्नत, ड्यू टू विच इट कैन नेवर बी कॉन्ट्राडिक्टरी टू एनी वन ऑफ देम। इसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता है क्योंकि इसे जो अथॉरिटी है क्या, यानी कि इस तरह से हम
किसी भी डिसीजन पर डेफिनेटली पहुंच सकते हैं। ये जो अथॉरिटी है, इसके जो हमें लीगैलिटी या फॉर्मेलिटी मिली है, ये कहाँ से मिली है? कुरान और सुन्नत से मिली है। द वैलिडिटी ऑफ इज्मा एज कंटेनिंग अ बाइंडिंग प्रेसिडेंट इज बेस्ड अपॉन अ हदीस ऑफ द प्रॉफिट विच सेज दैट गॉड विल नॉट अलाउ हिज पीपल टू एग्री ऑन एन एरर। यानी कि यहाँ पे कहा गया है इज्मा जो है वो बेसिकली हदीस पे बेस्ड है, यानी कि जो भी प्रिंसिपल्स, जो भी टीचिंग्स या वे ऑफ लाइफ है प्रॉफिट के, उस पर बेस्ड है। और इसमें कहा गया है कि गॉड जो है, जो अल्लाह है, वो कभी भी अपने लोगों को, अपनी कम्युनिटी को किसी भी गलत चीज़ पर एग्री करने नहीं देगा या फिर अलाउ नहीं करेगा। मुस्लिम रिलीजन डज नॉट एडमिट द पॉसिबिलिटी ऑफ फर्दर रिविलेशन आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट। यानी कि डेथ ऑफ प्रॉफिट के बाद में किसी तरह का रिविलेशन हुआ है, किसके थ्रू कोई अल्लाह ने रिवील करने की कोशिश की है, ऐसे किसी चीज़ों पर मुस्लिम रिलीजन एडमिट नहीं करता है। द प्रिंसिपल ऑफ इज्मा इज़ द ओनली अथॉरिटी फॉर लेजिस्लेशन इन द प्रेजेंट मुस्लिम सिस्टम हो गया। राइट। अब देखिए 3 तरह के काइंड्स है इज्मा के। इज्मा इज़ द कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट, यानी कि मैं आपको बता देती हूँ, इसमें यह है कि ये एक कंसेंशुअल ओपिनियन है कंपेनियंस का। जो भी प्रॉफिट के कंपेनियंस थे, उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके जो सपोर्टर्स थे, ठीक है, जो उनकी तरह सोचते थे, तो ये जो है इनके जो भी ओपिनियन है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होगा थ्रू आउट द मुस्लिम वर्ल्ड और ये अनरिपीलेबल होगा। अब आता है इस इज्मा ऑफ जूरिस्ट, यानी कि ये जो भी जूरिस्ट हैं, जो भी नॉलेजेबल पर्सनालिटीज़ हैं, इनका कंसेंशुअल ओपिनियन है। ठीक है, इज्मा ऑफ कंपेनियंस के बाद में इज्मा ऑफ जूरिस्ट ही बेस्ट है, इसे ज़्यादा माना जाएगा। ऑल द जूरिस्ट वो क्या करते हैं, एक साथ बैठते हैं, सोच विचार करते हैं, जो भी उनकी मेजॉरिटी होगी, मेजॉरिटी से जो भी उनका ओपिनियन, जो भी सल्यूशन निकलेगा वो डिसाइड होगा और मैटर सॉल्व करने की उसके थ्रू कोशिश की जाएगी। और इज्मा ऑफ पीपल है थर्ड, यानी कि ये मुस्लिम पॉपुलेशन को ओपिनियन है, लेकिन इज्मा ऑफ कंपेनियन या इज्मा ऑफ जूरिस्ट से इसे थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंस दिया गया है। ओके, चलिए अब हमारा 4th प्राइमरी सोर्स देख लेते हैं, कियास। कियास ये 4th प्राइमरी सोर्स है ऑफ इस्लामिक लॉ। इट मीन्स एनालॉजिकल रीजनिंग। द टर्म इन द लिटरल सेंस इज नोन, यानी कि अगर कोई किसी तरह का मैटर है, पर्टिकुलर इशू है, तो इस चीज़ को मेजर किया जाता है, असर्टन किया जाता है उसकी एक्सटेंट देख के, वो कितना ग्रेव है, उसकी क्वालिटी देख के, उसका वज़न देख के कि कितना ग्रेव हो सकता है, कितना हार्मफुल हो सकता है, अगर ऐसा नहीं किया तो इनजस्टिस हो सकता है क्या किसी के साथ। तो इस सभी चीज़ों को मेजर करना, असर्टन करना, ये क्या है? कियास है। देर आर नो क्लियर अथॉरिटीज़ ऑफ कियास इन कुरान। इसे क्लियर अथॉरिटी या उल्लेख जो है इसका कुरान में ज़्यादा नहीं देखने के लिए मिलता या किया गया है। हाउएवर मेनी लीगल जूरिस्ट जो है इन्होंने सेवरल प्रूफ्स दिए हैं, ठीक है, फ्रॉम द कुरान एंड द सुन्नत एंड ऑल्सो फ्रॉम द प्रैक्टिसेस डन बाय द कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट ओवर, कि इनडायरेक्ट एविडेंस उन्होंने इनके थ्रू प्रोवाइड किया है जो कियास की अथॉरिटी को सपोर्ट करता है बेसिकली। राइट। तो कियास जो है ये एक रीजनिंग है बाय एनालॉजी, जो कि इन तीनों सोर्सेज से डिराइव की गई है। कुरान, सुन्ना, इज्मा, इन तीनों चीज़ों के प्रिंसिपल्स को असर्टन करके, कंसीडर करके किसी भी सोल्यूशन पर पहुंचना। ओके, तो कियास मे बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ डिडक्शन बाय विच द लॉ ऑफ द टेक्स्ट इज अप्लाइड टू केसेस। यानी कि केस है, एक मैटर है, कोई इशू है, प्रॉब्लम है, तो जो भी लॉ है उसे उठाकर इन केसेस पर अप्लाई करने की कोशिश करना। ओके, दस ये हमें ध्यान रखना ज़रूरी है कि कियास जो है ये कोई नया लॉ नहीं बनाता है। जो ऑलरेडी अप्लाइड या फिर ऑलरेडी जो इस्टेब्लिश्ड ओल्ड प्रिंसिपल्स हैं उन्हें बस न्यू सर्कमस्टेंसेस में अप्लाई करने की कोशिश करता है। और डेफिनेटली प्रिंसिपल्स जो हैं अगर वो कहीं लैक हो रहा है पीछे बिहाइंड, तो वो क्या करेगा, कुरान, सुन्ना और इज्मा से अपनी अथॉरिटी या फिर अपनी जो भी रेफरेंस है वो ले सकता है। तो ये है 4 प्राइमरी सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ। अब फटाफट से सेकेंडरी सोर्सेस देख लेते हैं जो कि काफ़ी इजी हैं। देखिए पहला तो है जुडिशियल डिसीजंस। तो आर इंडियन जुडिशरी एट सेवरल इंस्टेंसेस, उन्होंने क्या किया है, इंडियन जुडिशरी ने कई बार जो है मुस्लिम लॉ को इंटरप्रीट करने की कोशिश की है कई केसेस में। ठीक है, और ये सभी जो इंटरप्रिटेशन जुडिशरी ने यूज़ किया है ये किसके थ्रू किया है या कहाँ से उन्होंने रेफरेंस लिया है, तो डेफिनेटली प्राइमरी सोर्सेज जो अभी हमने डिस्कस किए 4, उससे रेफरेंस लिया है। ठीक है, लेजिस्लेशन, ओपिनियन ऑफ द जूरिस्ट और जो कोर्ट है, ये तीनों एक साथ आकर उन्होंने कई ऐसे लीगल अनोमलीज को सेटल करने की कोशिश की है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन देकर। यानी कि जहाँ कहीं भी अगर एम्बिगिटी आ रही है, वेगनेस
केस आ रही है तो यहाँ पे क्या किया गया है, जुडिशरी ने डेफिनेटली क्या किया है, मुस्लिम लॉ की रेफरेंस लेने की कोशिश डेफिनेटली की है। कई बार क्या होता है, पर्सनल लॉज ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़छाड़ करना कंट्रोवर्सी कई बार क्रिएट कर देता है, तो कई बार उन्हें टच नहीं किया जाता। लेकिन डेफिनेटली अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए तो इन जो भी मुस्लिम लॉज हैं या जो उनके प्रिंसिपल्स हैं, अगर केसेस में अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ जाती है तो जो भी जुरिस्ट हैं, जो भी नॉलेजेबल पर्सनालिटीज़ हैं, उनके ओपिनियन लेके, लेजिस्लेशन को कंसिडर करके, प्रेसिडेंट्स को कंसिडर करके क्या किया जाता है, जुडिशियल डिसीजंस लिए जाते हैं, इंटरप्रिटेशन किया जाता है। अब देखिए कस्टम बेसिकली ऐसे प्रैक्टिसेस होती हैं जो पीपल बहुत लंबे समय से फॉलो करती आ रही होती है, तो इन्हें ना कई बार इतने समय से लोग फॉलो कर रहे हैं, इतना दिल से मानते हैं, चाहे उन्हें किसी तरह की लीगैलिटी हो ना हो, वो एक तरह का लॉ बन गए होते हैं, ठीक है, सोसाइटी में। तो यहाँ पे भी क्या है, इन मुस्लिम लॉ देर आर वेरियस कस्टम्स जो कि जो भी लोग हैं उनके जीवन को रेगुलेट करते हैं, उनके लाइफ को रेगुलेट करते हैं, राइट। देखिए अब लेजिस्लेशन, मुस्लिम लॉ इन इंडिया इज़ नॉट कोडिफाइड बट द पार्लियामेंट हैज़ मेड सम लॉज टू रेगुलेट द इस्लामिक प्रैक्टिसेस। कोडिफाइड नहीं है मुस्लिम लॉ, लेकिन इस्लामिक प्रैक्टिसेस को रेगुलेट करने के लिए इंडियन जुडिशरी ने, पार्लियामेंट ने क्या किए हैं, कुछ लॉज बनाए हैं, जैसे कि द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1939। तो ये जो एक्ट है ये डील करता है विद द मैरिज, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, चैरिटीज़ अमंग मुस्लिम्स ओवेयर। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो कई बार किसी चीज़ को इनजस्टिस की तरफ ले जाने से अच्छा है कि हम उसे जहाँ पर इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं उसकी वैलिडिटी को सलामत रखते हुए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फ्रिंजमेंट ना करते हुए, किसी के राइट्स को इन्फ्रिंज ना करते हुए, किसी के पर्सनल लॉज या किसी के धार्मिक जो भावनाएं हैं उन्हें बिना ठेस पहुँचाए अगर हम बदल करके अगर किसी को जस्टिस दिलाने में कामयाब रह सकते हैं, तो ऐसा इंटरप्रिटेशन, ऐसा जुडिशियल इंटरप्रिटेशन या ऐसी प्रैक्टिस, ऐसी कोशिश करना जो है ये बहुत ही सही है। और इसमें जनता को भी, कम्युनिटी को बिना किसी एक्स्ट्रा या फिर ओवर थिंक करते हुए इसमें जुडिशरी का साथ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी क्या होगा, समाज की डेवलपमेंट होगी, अपने कम्युनिटी की डेवलपमेंट होगी, वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सब लोग एक साथ हम कह सकते हैं समभाव के साथ, बिना किसी डिफ्रेंशिएशन या पार्शियलिटी, इन सभी चीज़ों को बिना दिमाग में लाए सुख समाधान से बहुत ही अच्छी तरह से एक साथ यूनिटी के साथ रह सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आपको समझ आया होगा आज का हमारा ये सेशन सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, जिसके अंदर हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज दोनों को डिस्कस किया है। देखिए सेकेंडरी सोर्सेज तो आपको झट से समझ आए होंगे। कई बार क्या होता है, मुस्लिम लॉ में थोड़े से वर्ड्स ऐसे होते हैं जो झट से समझ नहीं आते, जिनका प्रोनाउंसिएशन, जिनका इंटरप्रिटेशन समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट डेफिनेटली नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कीजिए इस चैनल के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज़ 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 लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।